हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। ठीक है, ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। साथ में मैं आप लोगों को थोड़ा थैंक्स कहना चाहती हूं। पिछली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है आप लोगों का और उम्मीद करती हूं आगे भी इसी तरह से साथ बना रहेगा। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने मध्य प्रदेश का इतिहास देखा था और मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल का पहला टॉपिक पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल देखा था। ठीक है, आज हम उसके आगे से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य पाषाण काल दिखाई दे रहा है। मध्य पाषाण काल, ठीक, इंग्लिश में मेसोलिथिक एज। चलिए मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं उसको देखेंगे। भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी सन 1867 में हुई थी। 1867 में जब एक आर्कियोलॉजिस्ट सीएल कार्लाइज ने यहाँ पर कुछ पाषाण उपकरण खोजे थे। ठीक है, किसने? 1867 में सीएल कार्लाइज। ठीक, कुछ प्रमुख स्थल हैं जो मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं और अपने मध्य प्रदेश में खोजे गए हैं, तो उनको भी बारी बारी से देख लेते हैं। पहला स्थल है आपका पचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद जिले में है। कहाँ? होशंगाबाद। ठीक है, तो यहाँ से 2 शैलाश्रय खोजे गए हैं। 2 शैलाश्रय, शैलाश्रय का मतलब होता है, यह 2 शब्दों से बना है, शैल और आश्रय। शैल और आश्रय। ठीक है, शैल का मतलब होता है पत्थर और आश्रय मतलब निवास स्थान, जहां आप और हम निवास करते हैं। ठीक है, तो जिस निवास स्थान का निर्माण पत्थरों के माध्यम से हुआ है उसे ही हम शैलाश्रय कहते हैं। तो पचमढ़ी से 2 शैलाश्रय खोजे गए हैं। कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए। एक तो है आपका जम्बू द्वीप और एक है डेरोथी द्वीप। ये 2 शैलाश्रय खोजे गए हैं पचमढ़ी से। ठीक है, अगला स्थल है आदमगढ़। यह भी आपका होशंगाबाद जिले में पड़ता है। होशंगाबाद। ठीक है, इस जगह की खोज 1964 में हुई थी। 1964 में, और किसने की थी? आरवी जोशी ने इस जगह की खोज की थी। यहाँ से मध्य पाषाण काल की जानकारी मिली है। क्या क्या मिले हैं? एक तो आपका शैलाश्रय समूह के अवशेष मिले हैं। शैलाश्रय के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कुछ औजार मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और हजारों की संख्या में पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए हैं। यहाँ से पाषाण उपकरण खोजे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला स्थल है आपका भीमबेटका। कहाँ है ये? आपका रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। यहाँ पर मध्य पाषाण काल संस्कृति की खोज किसने की थी? तो बी.वी. मिश्रा ने इस जगह की खोज की थी। पूरा नाम इनका ब्रजवासी लाल मिश्रा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए, तो यहाँ से भी आपके मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। भीमबेटका को थोड़ा सा एक बार और देख लीजिएगा अच्छे से।
इससे संबंधित कुछ फैक्ट बताने वाली हूँ मैं। भीमबेटका, यहाँ पे बताया मैंने कि इसकी खोज जो है बीवी मिश्रा ने की थी, ब्रजवासी लाल मिश्रा। ठीक, यहाँ जो सबसे प्रमुख स्थल है भीमबेटका की गुफाएं हैं, दर्शनीय स्थल है वो भीमबेटका गुफाएं। ठीक है, कहाँ स्थित है? वही जिला रायसेन। और किस पहाड़ी पर या किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो वो है आपका विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक है, भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? 1957 to 58, 1957 से 58 में वी.एस. वाकड़कर ने की थी। वी.एस. दिखाई दे रहा है, वी.एस. वाकड़कर। ठीक है, इनका पूरा नाम है विष्णु श्रीधर वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। ठीक है, 2003 में इस स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक, ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इसे भीम का निवास स्थान भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं से पता चलता है जब महाभारत काल में पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था तो उन्होंने कुछ समय यहाँ भीमबेटका में भी बिताया था। उन पांडवों में से एक था भीम, जो कि बहुत ही बलशाली था। उसी भीम के नाम पर इस गुफा का नाम भीमबेटका गुफा पड़ा। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक सवाल मन में आ रहा होगा। एक नाम मैंने यहाँ बीवी मिश्रा बताया और यहाँ पे बता दिया वी.एस. वाकड़कर कि इन्होंने भीमबेटका की खोज की। ठीक है, तो किसी स्थान की खोज कोई एक व्यक्ति कर सकता है या फिर कुछ व्यक्ति मिल के कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अलग अलग बताया तो थोड़ा सा जान लीजिए। भीमबेटका में जो है मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की खोज बीवी मिश्रा ने की थी, लेकिन अगर हम भीमबेटका गुफा की बात करते हैं तो इसकी खोज वी.एस. वाकड़कर ने की है। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगला स्थान है आपका धार, जिला धार। यहाँ पर बाघीन नदी के किनारे पर, बाघीन नदी के तट पर बाघ की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं। इन गुफाओं के आसपास मध्य पाषाण काल की साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, गुफाओं के आसपास मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य खोजे गए हैं। ठीक है, बाघ की गुफाएं। अगर हम ये पूछें यहाँ पे कि बाघ की गुफाएं कब की हैं, कब बनी थी, तो इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ये गुप्त कालीन है। ठीक, गुप्त कालीन गुफाएं हैं, गुप्त काल में इनका निर्माण हुआ था। किस धर्म से संबंधित है? तो वह है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित है यह गुफा। ठीक है, और इस गुफा की खोज है 1818 में, 1818 में डेंजर फील्ड ने की थी। इस व्यक्ति ने बाघ की गुफाओं की खोज की थी 1818 में। ठीक है, कथाओं से पता चलता है कि जब प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु थे, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो उन्होंने भी इस गुफा में शरण ली थी। यहाँ पे गुफाएं बनाई थी। और फिर जब 10वीं शताब्दी के आते आते जब इनका पतन होने लगा बौद्ध धर्म का, तब यहाँ पर इन्होंने पलायन कर दिया या फिर बौद्ध भिक्षुओं को नष्ट कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, तब यह जगह वीरान हो गई और वहाँ के जो पशु यानी मतलब जो है मुख्य रूप से बाघ, उन्होंने वहाँ पे अपना निवास स्थान बना लिया और इसी कारण इस गुफा का नाम बाघ की गुफाएं पड़ा। और जिस नदी के पास वह गुफा है उस नदी का नाम बाघीन नदी पड़ गया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने यहाँ पे मध्य पाषाण काल देख लिया। अब अगला टॉपिक नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल को देखेंगे, न्यूलिथिक एज, नव पाषाण काल, न्यूलिथिक। ठीक है,
मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका भोपाल। भोपाल में कौन कौन सी जगह? बालू काष्म पहाड़ी, बालू काष्म पहाड़ी, मनुआ भान टेकरी, मनुआ भान टेकरी। एक है आपका श्यामला हिल्स, श्यामला हिल्स। ठीक है, चलिए अगला स्थान है जबलपुर। जबलपुर में कौन कौन सी जगह है नवपाषाण काल से संबंधित? तो आपका सबसे पहला भेड़ा घाट, तिलवारा घाट और एक है लम्हेटा घाट। ठीक, इन जगहों से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी हैं इन जगहों से संबंधित, तो उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले भेड़ा घाट के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर जो है आपका सबसे प्रसिद्ध क्या है? धुआंधार जलप्रपात। और यहाँ पर 64 योगिनी माता का मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर है माता का, जिसका निर्माण कलचुरी शासकों ने किया था। कलचुरी वंश के शासकों ने किया था लगभग 850 ईस्वी के आसपास। आगे हम देखेंगे कलचुरी वंश को डिटेल में। यहाँ पे कलचुरी वंश ने इसका निर्माण करवाया था और इस मंदिर को जो है नष्ट भी करवा दिया गया था। ये ध्वस्त मंदिर है, अगर पवित्र शब्दों में यूज कहा जाए तो खंडित मंदिर है ये। तो इसे खंडित या ध्वस्त किसने करवाया था? तो ध्वस्त करवाया था इसने मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे ध्वस्त कराया था। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन बनता है 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट का निर्माण किसने करवाया था? तो कलचुरी वंश के शासकों ने करवाया था। और ध्वस्त किसने करवाया था? मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जबलपुर में हमने देख लिया भेड़ाघाट। उसके बाद अगला जो है आपका तिलवारा घाट था। यहाँ पे क्या प्रमुख फैक्ट है वो देख लीजिए। तिलवारा घाट, ठीक, तिलवारा घाट जो है और महात्मा गांधी, इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। किस प्रकार है जान लीजिए। जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो जब इनका अंतिम संस्कार किया गया और इनकी अस्थियों का जो है विसर्जन भारत की प्रमुख नदियों में अलग अलग स्थानों पर किया गया था। जैसे कुछ हिस्सा गंगा में, कुछ यमुना में, कुछ गोदावरी में विसर्जित किया गया था। ठीक है, इसी तरह नर्मदा नदी में भी इनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया था। तो नर्मदा नदी के जिस घाट पर गांधी जी के अस्थियों का विसर्जन किया गया था वो यही है आपका तिलवारा घाट। ठीक है, तो क्या किया गया था यहाँ पे? गांधी जी के अस्थियों का विसर्जन। चलिए अगला एक घाट और हमने देखा था लम्हेटा। ठीक है, यहाँ से राजा सोरस की अस्थियों का अवशेष प्राप्त किया गया है। राजा सोरस की अस्थियों का अवशेष। तो अब क्या आप लोग बता सकते हैं कि राजा सोरस कौन होगा? हो सकता है उस टाइम के आपके मन में आ रहा होगा कि ये कोई भी प्रमुख व्यक्ति होगा या कोई राजा महाराजा होगा। तो जान लीजिए ये किसी प्रकार के कोई राजा नहीं थे, कहीं के राजा नहीं थे, और बल्कि ये एक मनुष्य भी नहीं थे, कोई मनुष्य भी नहीं थे ये। ठीक है, जब ये मनुष्य नहीं थे तो क्या थे? तो राजा सोरस जो है, इसका जो राजा सोरस जो है संस्कृत का शब्द है। राजा सोरस संस्कृत का शब्द है
ठीक, जिसका अर्थ होता है छिपकलियों का राजा, छिपकलियों का राजा। ठीक है। डायनासोर की एक प्रजाति हुआ करती थी, मांसाहारी डायनासोर की प्रजाति, कौन सी? थेरोपड, थेरोपड प्रजाति। यह डायनासोर की एक मांसाहारी प्रजाति थी। डायनासोर की मांसाहारी प्रजाति। ठीक है। इसी थेरोपड प्रजाति का जो है डायनासोर था राजासोरस। ठीक है, इसे नाम दे दिया गया था राजासोरस अपने यहाँ पे। ठीक, चलिए ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला स्थान है दमोह। दमोह सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है ना, चलिए इसको मिटा करके ऊपर से लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला जगह है दमोह। दमोह में संग्रामपुर घाटी, संग्रामपुर घाटी। यहाँ से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, संग्रामपुर घाटी अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है तो यह आपके विंध्य पर्वत श्रेणी पर स्थित है, विंध्य पर्वत श्रेणी पर स्थित है यह घाटी। और विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है सद्भावना चोटी, सद्भावना चोटी, जिसकी हाइट 752 मीटर है। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है और यह चोटी कहाँ पर स्थित है? यहीं आपके संग्रामपुर घाटी पर स्थित है। ठीक है, संग्रामपुर घाटी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण घटना है, कौन सी? वो है आपकी 24 जून 1564 की है। क्या घटना हुई थी? रानी दुर्गावती, गोंडवाना राज्य की रानी दुर्गावती और फिर आसफ खां जो कि अकबर का सेनापति था, उसके बीच यहाँ पर युद्ध हुआ था संग्रामपुर घाटी पे। किसके किसके बीच? रानी दुर्गावती और आसफ खां, आसफ खां जो कि अकबर का सेनापति था। ठीक है, अकबर का सेनापति आसफ खां और रानी दुर्गावती के बीच युद्ध हुआ था। कहाँ? संग्रामपुर घाटी पर 24 जून 1564 को। इसी युद्ध के दौरान रानी जो है वीर गति को प्राप्त हुई थी, वीर गति को प्राप्त हुई थी, शहीद हो गई थी। ठीक है ना। चलिए अब रानी दुर्गावती का जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। रानी जो है कहाँ की रानी थी आपकी? रानी दुर्गावती गोंडवाना राज्य की रानी थी। इनका संबंध कहाँ से है? गोंडवाना साम्राज्य से है। ठीक है, विवाह किनके साथ हुआ था? तो राजा दलपत शाह, वहाँ के शासक थे दलपत शाह के साथ इनका विवाह हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि रानी जो है दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी, रानी जो थी विवाह से पहले राजकुमारी कहलाया करती थी, तो अगर मैं पूछूं कि रानी दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी, राजकुमारी, तो वो चंदेल वंश की राजकुमारी थी। पिता का नाम कीर्ति सिंह। ठीक है, कीर्ति सिंह की पुत्री थी। ये क्वेश्चन, ये जो फैक्ट है इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है MPSI का पेपर, आप लोग पुराना वाला उठा के देख लीजिएगा 16-17 का किसी में। इसमें पूछा गया है कि रानी, स्पष्ट पूछा गया है रानी दुर्गावती किस वंश की राजकुमारी थी। उसमें आपका गोंडवाना साम्राज्य भी था, चंदेल भी था, परमार था, इसी तरह 4 ऑप्शन थे और उसका जो सही जवाब था वो है चंदेल वंश। ठीक है, वो गोंडवाना साम्राज्य की रानी थी और फिर चंदेल वंश की राजकुमारी थी। ठीक है,
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जगह है आपका नवपाषाण काल से संबंधित एरड़। एरड़ कहाँ पर आपका? सागर जिला में है। ठीक है, यहाँ से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं तो जान लीजिए। एरड़ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि 510 ईस्वी का है। बताइएगा ये कौन सा टाइम है। ठीक है, 510 ईस्वी का है। अभिलेख का क्या नाम है? भानुगुप्त का अभिलेख। ठीक है, भानुगुप्त का अभिलेख प्राप्त हुआ है वहाँ से। ये जो आपका टाइम पीरियड है गुप्त काल के टाइम का है। बिल्कुल, ये गुप्त काल के टाइम पे लिखी गई थी यह अभिलेख। किसका? भानुगुप्त का अभिलेख है। भानुगुप्त के एक मंत्री थे गोपराज, उन पर आधारित अभिलेख है यह। गोपराज युद्ध में जब ये वीर गति को प्राप्त हुए थे तो भानुगुप्त इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इन्हीं के नाम पर एक अभिलेख का निर्माण करवाया था। ठीक है, जब गोपराज की मृत्यु हो गई तो इनकी पत्नी ने क्या किया? अपना दाह संस्कार कर दिया, सती हो गई। ठीक है, उन्हीं के साथ में सती हो गई और इस सती होने का जो ये घटना है इसका उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। ठीक है, सती होने की घटना की जानकारी कहाँ मिलता है? इसी भानुगुप्त अभिलेख में। और ये पहला टाइम है जब किसी सती होने का जो पहला उल्लेख है इसी अभिलेख में मिला है। ठीक, सती होने का पहला साक्ष्य ये कहाँ से मिला है आपको? भानुगुप्त के अभिलेख में मिला है। इसी कारण इस अभिलेख को भानुगुप्त का अभिलेख और साथ में एरड़ का सती अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने मध्यपाषाण काल देख लिया, नवपाषाण काल देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।